Hello everyone, I am Saurabh Mahajan and welcome to Wings Ek Udan. This is the lecture series regarding previous year questions of Indian polity. दिसंबर 2022 में जेकेएसएसबी के द्वारा कंडक्टेड जेकेपीएसआई के एग्जाम में इंडियन पॉलिटी को लेकर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके रिगार्डिंग में ये सीरीज है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके पहले टॉपिक को डिस्कस किया था जहां पे हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज एंड फीचर्स बोरोड, हम लोगों ने कौन कौन से सोर्सेज कहां से बोरो किए, इसी के साथ में हम लोगों ने प्रीएम्बल के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था। आज के इस टॉपिक में हम लोग टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो होने वाला है पार्ट 1 दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज को लेकर, पार्ट 2 दैट इज द सिटीजनशिप, पार्ट 3 दैट विल बी द फंडामेंटल राइट्स के ऊपर काफी बारी क्वेश्चंस और काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। पार्ट 4 विल बी द डीपीएसपी और पार्ट 4A द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो इनके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी पूछे गए थे दिसंबर 2022 में उनको आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने वाले। So let's begin with the topic. Here comes the first question. According to right against exploitation, children below age of 14 years is prohibited from. Right against exploitation के accordingly 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इनमें से किस चीज से प्रोहिबिट किया जाता है? ऑप्शंस आर फिक्स्ड टर्म, ऑप्शन बी हैजार्डस, ऑप्शन सी कैजुअल या ऑप्शन डी contractual. So this is the picture regarding right against exploitation. तो चिल्ड्रन कहां पे काम नहीं कर सकते, ऐसी किसी भी जगह पे वो काम नहीं कर सकते जहां पे उनकी जान को खतरा हो या आप लोग कह सकते हो हैजार्डस इन नेचर हो। ठीक है, या उनकी हेल्थ को कोई डेप्रिवेशन हो। ठीक है, तो द राइट आंसर इज हैजार्डस। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट। Next question is, which term is mentioned in Article 16 and not discussed in Article 15 of the Indian Constitution? 8 दिसंबर की इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए डिसेंट, ऑप्शन बी रिलीजन, ऑप्शन सी कास्ट और ऑप्शन डी प्लेस ऑफ बर्थ। तो पहले बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 किस बारे में बात करते हैं? आर्टिकल 15 बात करते हैं प्रोहिबिशन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वो 5 ग्राउंड्स के बारे में मेंशन करते हैं। कौन कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो 5 ग्राउंड्स जो आर्टिकल 15 में मेंशन किए जाते हैं जिनके आधार पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते वो है धर्म के आधार पे नहीं कर सकते, रेस का मतलब है नस्लीय भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते। देन कम्स कास्ट, अपर कास्ट, लोअर कास्ट सो कॉल्ड। ठीक है, देन कम्स सेक्स, जेंडर के आधार पे हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मेल, फीमेल और इवन द थर्ड जेंडर आल्सो। ठीक है, एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधारों पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। यही चीज आर्टिकल 15 में मेंशन है। तो आर्टिकल 16 में ऐसी कौन सी टर्म है जो आर्टिकल 15 में नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। रिलीजन आर्टिकल 15 में मेंशन है, कास्ट आर्टिकल 15 में मेंशन है और प्लेस ऑफ बर्थ भी आर्टिकल 15 में मेंशन है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए डिसेंट। तो ये तीनों चीजें आर्टिकल 15 में ऑलरेडी मेंशन। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हुए आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। इंडियन पॉलिटी एज सच इस बार के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट जीएस का एक मेजर कंपोनेंट रहता है इंडियन पॉलिटी के रिगार्डिंग में। तो वी आर होपिंग कि इन केस अगर उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन अगर उन्होंने पुट अप किया तो यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी? छुआछूत के अगेंस्ट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद बात करते हैं? ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी आर्टिकल 9। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल बात करते हैं? ध्यान दो। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें अनटचेबिलिटी की, ये इसलिए मैंडेटरी है सो एज टू मेक श्योर द इक्वालिटी इन द सोसाइटी। राइट आंसर इज आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग में आर्टिकल 17 बात करता है। आर्टिकल 16 जो कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, 15 को डिस्कस किया था। आर्टिकल 16 बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में।
और आर्टिकल 18 बात करता है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में। तो अनटचेबिलिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करें? आर्टिकल 17। आर्टिकल जो 9 है ये सिटीजनशिप का टॉपिक है। So moving next. Next question is how many fundamental duties are mentioned in the Indian Constitution? In the Constitution of India. कितनी fundamental duties Constitution of India में mention है? Fundamental duties की अगर हम बात करें तो fundamental duties जब हमारा Constitution enforce हुआ तब वहां पर mention नहीं थी, इनको बाद में add on किया गया था through an Constitutional Amendment Act. तो पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल 51A बात करता है और फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए। कहां से बोरो की है? ये हम लोगों ने यूएसएसआर से बोरो की थी और स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने इसको एड ऑन किया था। स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को एड ऑन किया गया था। बाद में 86 अमेंडमेंट एक्ट के चलते हम लोगों ने 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को भी एड ऑन किया। तो कितनी मेंशन है? हाउ मेनी? राइट आंसर इज 11, ठीक है, ऑप्शन डी 11 इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए कि पहले कितनी थी तो पहले थी 10, ठीक है। तो मूविंग नेक्स्ट question is which of the following is the basis of discrimination and violation of right to equality except right to equality? Which of the following is the basis of discrimination and violation of right to equality except caste, color, sex or reservation? Basis of discrimination ये हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। किसके बारे में? आर्टिकल 15 के बारे में। So the right answer is option number D, reservation. Here comes the next question. Dash are not enforceable by court, but it is important that state acknowledge them while making laws. इनमें से कोई एक चीज एनफोर्स नहीं है कोर्ट के द्वारा, ठीक है, बट स्टेट्स जब भी लॉज बनाती हैं तो उनको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। क्या है क्या आंसर इसका? ऑप्शंस आर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इसका आंसर नहीं हो सकता। रीजन बीइंग वो रिट्स के बारे में बात करता है, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। हम लोग आगे चलकर बात करेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट कम्स फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज आर आल्सो नॉन एनफोर्सेबल बट स्टेट व्हाइल मेकिंग लॉज इज नॉट मैंडेटरी। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडिविजुअल ड्यूटीज के बारे में बात करती है। डीपीएसपी इज द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तो एनफोर्स्ड हैं कोर्ट के द्वारा। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, डीपीएसपी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो डीपीएसपी पार्ट 4 में मेंशन किया जाता है और फंडामेंटल राइट्स जो है ये मेंशन की जाती हैं पार्ट 3 में। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A में मेंशन की जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के रिगार्डिंग में। आर्टिकल 32 बात करते हैं, जिसको हम लोग हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको किसने बोला था? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर टोल्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। So the right answer for this question is option number C, DPSP. Moving next. So this is the difference between fundamental rights and DPSP. आप लोग चाहो तो आप लोग इसको रीड कर सकते हो। पहले हाँ, ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, these are justiciable and these are non justiciable by the court of law, ठीक है, for their violation, ठीक है। Next question is which of the following is an important feature of fundamental rights? 11 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन।
Option B, it is unjustifiable in nature. Option C, government cannot put restrictions on these rights on whatever condition. Option D, key head positions are exceptions to these rights. Important feature of fundamental rights क्या है? Important feature के बारे में बात कर रहे हैं. अनजस्टिफिएबल है तो नहीं ही, वो जस्टिसेबल है. गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस पुट नहीं कर सकती, गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस पुट कर सकती है. गवर्नमेंट कैन पुट रेस्ट्रिक्शंस, reasonable restrictions for the enforcement of law. So these are not absolute in nature, these are only qualified in nature. Key head positions are exceptions to these rights. It is protected by the constitution. So the right answer is it is protected by the constitution. Okay, option A is the right answer. Moving next. Next is which of the following is a right of a person accused of various offenses? किसी पर्सन ने कुछ ऑफेंसेस किए हैं, उस पर्सन के राइट के बारे में ये बात कर रहे हैं. ऑप्शंस आर गेटिंग सफिशिएंट प्रोटेक्शन, ऑप्शन बी गेटिंग डिलेज फॉर प्रोसीडिंग्स, ऑप्शन सी गेटिंग एनफ स्लीप, ऑप्शन डी गेटिंग अ मील फॉर 3 times. तो a person accused of various offenses के पास में क्या राइट्स है? तो द राइट इज गेटिंग सफिशिएंट प्रोटेक्शन. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पर्सन एक्यूज्ड है. इनफैक्ट अगर वो कन्विक्ट भी हो जाए तो भी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ लॉ जो कोर्ट उसकी जो पनिशमेंट है वो डिसाइड करती है. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ए मेरिट ऑफ लाइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन? हम लोग ये चीज जानते हैं, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री. तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है. ऑप्शंस आर having political controversy, option B followers of different religions have disputes among themselves, option C person may choose not to follow any religion, option D forcibly persuading people to convert their religion. तो मेरिट ऑफ लाइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या है? सी फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिस्प्यूट्स अमंग देमसेल्व्स. ये तो नहीं हो सकता. ठीक है, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं. A person may choose not to follow any religion. ऑप्शन ए दिया हुआ है हैविंग पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट फोर्सिबली परसुएडिंग पीपल टू कन्वर्ट देयर रिलीजन, ये भी नहीं हो सकता. ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. तो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम लोग काफी सारे ऑप्शन क्वेश्चंस को हिट कर पा रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एबोलिशन ऑफ टाइटल्स इज मेंशन्ड इन आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कौन से आर्टिकल में? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी. एबोलिशन ऑफ टाइटल्स मेंशन है आर्टिकल 18 में, सॉरी आर्टिकल 18 में. आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बात की जाती है. एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 14 बात करता है इक्वालिटी के बारे में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है. आर्टिकल 15 बात करता है प्रोटेक्शन अगेन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन 5 ग्राउंड्स. कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है? कौन कौन से ग्राउंड्स? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. अभी थोड़ी देर पहले बात करती. तो टाइटल्स को लेकर ऑप्शन सी आर्टिकल 18 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल एंजॉयिंग राइट टू फ्रीडम वन मस्ट नॉट. राइट टू फ्रीडम को एंजॉय करते हुए व्यक्ति को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए असेंबल पीसफुली, ऑप्शन बी थ्रेटन फ्रीडम ऑफ अदर्स, ऑप्शन सी मूव फ्रीली इन इंडिया, ऑप्शन डी फॉलो फंडामेंटल ड्यूटीज. तो राइट टू फ्रीडम
को एंजॉय करते हुए एक व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए? थ्रेटन फ्रीडम ऑफ अदर्स, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो पीसफुली असेंबल हो सकता है, इंडिया में कहीं पे भी घूम सकता है, जहां पे भी गवर्नमेंट अलाउ करे, और फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो कर सकता है। क्या नहीं कर सकता? फ्रीडम ऑफ अदर्स को थ्रेटन नहीं कर सकता, दूसरे लोगों की फ्रीडम को थ्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो दिस इज आर्टिकल 19, जहां पे 6 क्लासिफिकेशन मेंशन है। आर्टिकल 19 के अंतर्गत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म कर सकते हैं, मूव फ्रीली इन इंडिया, रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, टू फॉलो प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, ठीक है। सो दिस इज आर्टिकल 19। नेक्स्ट इज डैश हैज द पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। इसके पास में ये पावर है कि वो भारत में न्यू स्टेट बना सकती है या यूनियन टेरिटरी बना सकती है। ऑप्शंस आर पार्लियामेंट, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल का मतलब, हाउस ऑफ पीपल का मतलब है लोकसभा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास में पावर है कि वो न्यू स्टेट या न्यू यूनियन टेरिटरी को क्रिएट कर सकती है। किसके अंतर्गत में कर सकती है? आर्टिकल 3 के अंतर्गत में कर सकती है, ठीक है। आर्टिकल 3 बात करता है, फॉर्म पूछा हुआ है, आर्टिकल 3 बात करता है। आर्टिकल 2 बात करता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, ठीक है। ऐसा एरिया के बारे में बात कर रहा है जो अभी तक भारत का हिस्सा नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 2, तो आर्टिकल 3 इसके बारे में बात करते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टू प्रॉपर्टी इज ए। 13 दिसंबर इवनिंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, डीपीएसपी के अंतर्गत में आता है, या फिर नेचुरल राइट है। तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें तो राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट, इट इज ए लीगल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बट अमेंडमेंट करते अमेंडमेंट के दौरान हम लोगों ने इसको एज ए लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300 ए एड ऑन किया एज ए लीगल राइट, ठीक है। तो राइट नाउ इट्स स्टेटस इज इट इज ए लीगल राइट। पहले ये फंडामेंटल राइट हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑर्डर habeas corpus issued by the court is to। ऑप्शंस आर habeas corpus की जो ऑर्डर है वो कोर्ट किस लिए इशू करती है? दिस टॉपिक इज रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ रिट्स, दैट इज द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो 5 प्रकार की रिट्स, habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और क्यू वारंटो, ये रिट्स होती हैं 5 प्रकार की। habeas corpus की रिट कोर्ट क्यों इशू करती है? ऑप्शंस आर ए पब्लिक ऑफिशियल फॉर परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, इसलिए करती है। ऑप्शन बी ए लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट इज इन्फॉर्म लोअर कोर्ट्स टू ट्रांसफर केसेस टू हाई कोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन डी इज ए पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन टू ब्रिंग टू द कोर्ट द डिटेन्ड पर्सन। तो हेबस कॉर्पस की जो रिट है वो बेसिकली दिशा निर्देश होते हैं उस पर्सन को जिसने दूसरे व्यक्ति को डिटेन किया हुआ है कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस हो कोर्ट में, ठीक है, जिसको उसने डिटेन किया हुआ है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। So these are the 5 types of writs. Habeas corpus, you may have the body to release a person who has been detained unlawfully, whether in prison or in private custody. ठीक है, ऐसे ही बाकी की writs, mandamus, we command, certiorari, prohibition and quo warranto by what authority। आगे चलकर writs को लेकर कुछ और भी क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। So moving next, minority status in the Indian Constitution is not based on। The right answer is options are creed, religion, language और culture। So the right answer is option A, creed। creed के आधार पे भारत में माइनॉरिटी स्टेटस नहीं दिया जाता है। creed मतलब
मत, ठीक है, या आप लोग कह सकते हो पंथ या संप्रदाय। Next question is dash are meant for promoting social and economic democracy. Options are fundamental rights, option B fundamental duties, option C directive principles of state, option D constitutional remedies. तो सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को के लिए इनमें से कौन सी चीज प्रमोट करती है? तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी डीपीएसपी। जहां पे हम लोगों ने डिफरेंसेस चेकआउट किए थे बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, वहां पर ये मेंशन किया हुआ था, तो वहां से भी आप लोग एक बारी उसको गो थ्रू कर सकते हैं। मूविंग नेक्स्ट, आर्टिकल डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शंस आर आर्टिकल 19, 20, 21 एंड आर्टिकल 22। तो ये जितनी भी क्लासिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, ये सबकी सब राइट टू फ्रीडम के बारे में ही बात करती है। ये फंडामेंटल राइट्स की जो सेकंड क्लासिफिकेशन है दैट इज द राइट टू फ्रीडम, ये उसके बारे में सभी आर्टिकल्स बात करते हैं। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में आर्टिकल 21 बात करता है। तो द राइट आंसर इज आर्टिकल 21। तो मूविंग नेक्स्ट, तो दीज आर द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत में हम लोगों को राइट टू लाइफ भी देखने को मिला। Here comes the next question. To whom is the rule of equality before law not applicable? 14 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी नोबेल प्राइज विनर्स, ऑप्शन डी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती है। यहाँ पे ऑप्शन में गवर्नर है, गवर्नर इज द राइट आंसर है। प्रेसिडेंट के ऊपर भी इक्वलिटी बिफोर लॉ एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली ये उस पोस्ट को सिक्योर किया जाता है, उस पर्सन की सिक्योरिटी नहीं है ये, ठीक है, तो उस पोस्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड बाय स्टेट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। किन ग्राउंड्स के ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की थी कि फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं वो एब्सोल्यूट नेचर के नहीं है, वो क्वालिफाइड नेचर के होते हैं। इसका मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस स्टेट के द्वारा इंपोज की जा सकती है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। हाँ, तो किस ग्राउंड्स के ऊपर है? कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ऑप्शंस आर हैविंग प्रेस मीटिंग, ऑप्शन बी टेलीकास्टिंग न्यूज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन सी इंक्वायरी इनटू गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ऑप्शन डी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। अभी बात की हम लोगों ने सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जा सकती है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो मूविंग नेक्स्ट, डैश वाज इन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत। ऑप्शंस आर जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, महात्मा गांधी और नन ऑफ दीज। इनमें से कौन से जो व्यक्ति हैं वो विलेज पंचायत को लेकर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया करते थे? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये डीपीएसपी के एक आर्टिकल 40 में मेंशन किया जाता है। ये गांधीयन प्रिंसिपल का एक आर्टिकल है। तो द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। मूविंग नेक्स्ट, राइट टू मूव द कोर्ट फॉर इश्यूएंस ऑफ रिट्स इज ए। ऑप्शंस आर राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी डीपीएसपी, ऑप्शन सी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इश्यूएंस ऑफ रिट्स के लिए जब हम लोग कोर्ट में जाते हैं तो ये चीज क्या है? ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो रिट्स कितने प्रकार की है? रिट्स 5 प्रकार की है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। और हाँ, रिट जो वर्ड है ये हम लोगों ने ब्रिटेन से बोरो किया, ठीक है, ये वर्ड हम लोगों ने ब्रिटेन से बोरो किया। मूविंग नेक्स्ट,
इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड अंडर। 16 दिसंबर मॉर्निंग शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट या कौन से आर्टिकल में मेंशन है। आई होप आप लोगों में से अभी तक कई सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब जान चुके होंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफी डिटेल में इन सब चीजों को डिस्कस किया अभी इसी वाले लेक्चर में। तो फंडामेंटल राइट्स मेंशन किए जाते हैं अंडर पार्ट 4, और पार्ट 4 में पार्ट 3, पार्ट 4 में क्या है, पार्ट 4 में है डीपीएसपी। So moving next, which is the largest linguistic group in India? Options are Negroid, option B Sino-Tibetan, option C Austric, option D Indo-Aryans। तो लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप इंडिया में है इंडो-आर्यंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट ए वे टू लूज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। भारत में नागरिकता को लूज करने का इनमें से कौन सा तरीका नहीं है। ठीक है, भारत में सिटीजनशिप की अगर हम लोग बात करें तो सिटीजनशिप को एक्वायर करने के 5 मेथड्स हैं और छोड़ने के मेथड्स हैं 3। यहां पे बात कर रहे हैं कि छोड़ने का इनमें से कौन सा मेथड नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस आर रेनंसिएशन, नेचुरलाइजेशन, टर्मिनेशन या डेप्रिवेशन। अभी हम लोगों ने बात की कि छोड़ने के तरीके कितने, 3। तो वो 3 तरीके अगर पता है तो यहां, तो अगर वो 3 तरीके पता है कौन कौन से हैं वो 3 तरीके छोड़ने के, वो है डेप्रिवेशन, टर्मिनेशन और रेनंसिएशन। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेचुरलाइजेशन एक्वायर करने का तरीका है। ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने का तरीका है नेचुरलाइजेशन। तो एक्वायर करने के ये 5 तरीके और लूज करने के ये 3 तरीके बोर्ड पे आपके सामने। मूविंग नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन्ड स्पेसिफिकली इन आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में इनमें से कौन सी चीज एज सच मेंशन नहीं की गई है। ऑप्शंस आर टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, ऑप्शन बी टू प्रैक्टिस एनी लीगल प्रोफेशन, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने आर्टिकल 19 को डिस्कस किया हुआ है। ऑप्शन सी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ऑप्शन डी फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो हम लोगों ने वहां पर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में कोई बात नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सजेस्ट कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने की जो भी सर्टेन कंडीशंस हैं ये कौन सजेस्ट करते हैं। ऑप्शंस आर प्रीएम्बल, ऑप्शन बी पार्लियामेंट। प्रीएम्बल नहीं हो सकता इसका आंसर, क्यों, क्योंकि प्रीएम्बल किसी को भी पावर ना तो ग्रांट करता है ना तो उसकी पावर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। वो सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हालांकि नॉन एनफोर्सेबल। ठीक है, सो प्रीएम्बल तो इसका आंसर हो नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्लियामेंट, नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ लॉ, नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल का काम होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिफेंड करना। ठीक है, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड करती है एक्वायर करने के कौन कौन से कंडीशंस हो सकती है। पार्लियामेंट इज द राइट आंसर। मूविंग नेक्स्ट, व्हाट डज रिट ऑफ मैंडेमस मीन। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने हैबस कॉर्पस के रिट के बारे में बात की थी, यहाँ पे मैंडेमस के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शंस आर court refers that arrested person should be presented before it, option B court finds that a particular office holder is not doing a legal duty, option C higher court issue writ to lower case as lower court has considered a case going beyond its jurisdiction, option D higher court ask lower courts to transfer the pending cases। तो मैंडेमस की रिट्स, मैंडेमस की रिट किस लिए इशू की जाती है। द राइट आंसर इज, अगर वो रिट्स वाला टॉपिक अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया था उसको आप लोगों ने ठीक से देखा होगा तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड। तो यहां पे एक पब्लिक ऑफिशियल को कोर्ट दिशा निर्देश देती है जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, उसके अगेंस्ट में इस रिट को इशू करवाया जा सकता है। So that is the writ of mandamus।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट्स होंगे, डू कमेंट्स बिलो, वी विल डेफिनेटली रेस्पॉन्ड टू देम। इस पीपीटी की जो रिटन मटेरियल है वो आप लोगों को यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।